नमस्कार बच्चों। बड़ा अब तक की क्लासों में जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था विज्ञान क्या होता है, इसके बाद पढ़ा था भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसके बाद हमने पढ़ा था भौतिक राशियां क्या होती हैं, जिनको हम माप और तोल सकते थे। वो सारी की सारी कौन सी राशियां थी? भौतिक राशियां। इसके बाद हमने भौतिक राशियों के प्रकार पढ़े। इसके बाद हमने पढ़ा था मात्रक। इसके बाद पढ़ा हम मात्रक के प्रकार, और मात्रक के प्रकार के बाद हमने पढ़ा मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां कौन कौन सी पद्धतियां थी मात्रक की? तो 3 पद्धतियां थी। पहली कौन सी थी? सीजीएस, दूसरी एफपीएस और तीसरी एमकेएस। इसके बाद हमने पढ़ा था एसआई पद्धति क्या होती है, जो फिलहाल आज के दिन चल रही है, सिस्टम इंटरनेशनल मेथड, यानी कि एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में हमने क्या पढ़ा था कि 7 तो कौन से मात्रक होते हैं? मूल मात्रक होते हैं, और 2 कौन से मात्रक होते हैं? पूरक मात्रक होते हैं। इसके अलावा जो एसआई पद्धति दी गई थी वो किसने दी थी? अंतरराष्ट्रीय माप एवं तोल संस्थान ने दी थी। इसके आगे हमने पढ़ा था मूल मात्रकों की परिभाषा, कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा मात्रकों की जो परिभाषा दी गई थी, हम वो परिभाषा पढ़ रहे थे। हमने 3 परिभाषाएं पढ़ ली थी। कौन कौन सी 3 परिभाषा पढ़ी थी हमने? एक तो पढ़ी थी 1 मीटर की परिभाषा, दूसरी हमने पढ़ी थी 1 किलोग्राम की परिभाषा, और तीसरी जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? 1 सेकंड की परिभाषा। ये 3 परिभाषा तक हम इतना पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके। आज क्या करते हैं, मैं एक बार आपको ये तीनों परिभाषाएं रिपीट करवा देता हूं, एक बार रिवीजन हो जाएगा इनका थोड़ा सा। इसके बाद हम अगली परिभाषा की बात करेंगे, ठीक है? तो आज मैं आपको रिवीजन दे रहा हूं। 1 मीटर की परिभाषा क्या होती है, यहां से चलेंगे बात। बड़ा पहली जो परिभाषा हमने 1 मीटर की पढ़ी थी वो परिभाषा क्या थी? तो वो परिभाषा थी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो निर्वात में क्या करता है? गति करता है, और निर्वात में भी 1 सेकंड के कौन से हिस्से में? लगभग 30 करोड़वें हिस्से में। वो जो दूरी तय करता है वो दूरी कितनी होती है? 1 मीटर होती है। मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में सेकंड के 30 करोड़वें हिस्से में जो दूरी तय की जाती है वो कितनी होती है? 1 मीटर होती है। जो इसका वास्तविक मान था वो कितना था? 1/29,97,92,458 सेकंड, यानी कि 1/29,97,92,458 सेकंड में वो जो दूरी तय करता है सूर्य का प्रकाश वो कितनी होती है? 1 मीटर होती है। लेकिन कहां पे तय करता है? निर्वात में तय करता है। हो गया। अगली जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वो थी 1 किलोग्राम की परिभाषा थी। एक अपने पास संस्थान होती है जिसने एसआई पद्धति दी थी, वो संस्थान कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय माप एवं तोल संस्थान। माप एवं तोल संस्थान। इस अंतरराष्ट्रीय माप एवं तोल संस्थान ने क्या किया था? यहां पर एसआई पद्धति दी थी। इस संस्थान के अंदर एक बेलन रखा हुआ है, और वो बेलन कौन सी धातु का बना हुआ है? तो बना हुआ है प्लेटिनियम एवं इरिडियम धातु का बना हुआ है। मतलब ये बेलन कौन कौन सी धातुओं का बना हुआ है? तो ये बेलन अपना प्लेटिनियम एवं इरिडियम धातु का बना हुआ है। और इस बेलन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 1 किलोग्राम। ये किसकी परिभाषा हो गई? 1 किलोग्राम की परिभाषा हो गई कि अंतरराष्ट्रीय माप एवं तोल संस्थान में एक बेलन रखा हुआ है जो कि प्लेटिनियम एवं इरिडियम धातु का बना हुआ है, और उस बेलन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 1 किलोग्राम है। एक परिभाषा और पढ़ी थी, एक तापमान होता है, वो तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री की बात कर रहे हैं हम? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बात करते हैं। इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता क्या बेटा? 1 लीटर जो पानी होता है, 1 लीटर जो पानी यानी कि H2O, उसका मान किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम। वैसे अगर बात की जाए तो 1 लीटर कभी भी किसके बराबर नहीं होता बेटा? 1 किलोग्राम के बराबर नहीं।
लेकिन जब बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर, वो भी किसकी, 1 लीटर पानी की, तो किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ये इसकी दूसरी परिभाषा थी, किसकी, 1 किलोग्राम। तीसरी जो हमने परिभाषा पढ़ी थी वो कौन सी थी, वो थी 1 सेकंड। तो बेटा 1 सेकंड के लिए हमने क्या पढ़ा था, एक परमाणु होता है, वो कौन सा परमाणु होता है, CS यानी कि सीजियम परमाणु। कौन से परमाणु की बात करते हैं हम, सीजियम परमाणु की बात करते हैं, जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 1:133। ये हो गई इसकी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इस परमाणु की एक खासियत होती है बेटा, वो क्या होती है, ये कंपन करता है। क्या करता है, ये वाइब्रेट, वो अपने आप वाइब्रेट होता रहता है। और कितनी बार वाइब्रेट होता है, लगभग 9 अरब बार वाइब्रेट होता है। कितनी बार होता है, लगभग 9 अरब बार। और कितने समय में होता है, 1 सेकंड में होता है। मतलब जो सीजियम परमाणु है वो 1 सेकंड में लगभग 9 अरब बार क्या करता है, कंपन करता है। ठीक है, अगर इसका एक्यूरेट मान हम लेते हैं तो क्या होता है, 9, 19, 26, 31, 770 बार। यानी कि क्या आएगा, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार वो क्या करता है, कंपन करता है। कितने समय में, 1 सेकंड। ये तीनों परिभाषाएं हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। अगला जो अपने पास देखो SI पद्धति का मूल मात्रक था वो था तापमान, और तापमान की बेटा जो मात्रक होता है तापमान का वो क्या होता है, तो वो होता है केल्विन। यानी तापमान का अपने पास जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। और अगली जो परिभाषा हम पढ़ेंगे वो किसकी आएगी, 1 केल्विन। तो नंबर 4 पर जो अपने पास परिभाषा आएगी वो आएगी 1 केल्विन। केल्विन किसका मात्रक है, तो केल्विन तापमान का मात्रक है। और इसके लिए हम किसकी परिभाषा पढ़ेंगे, 1 केल्विन की। बेटा केल्विन की परिभाषा को समझने के लिए हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक क्वथनांक और दूसरा गलनांक। कि क्वथनांक क्या होता है और गलनांक क्या होता है, इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्वथनांक किसको कहते हैं और गलनांक किसे कहते हैं। बेटा हमने 10th क्लास तक पढ़े भी हैं कि क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है। बेटा क्वथनांक का मतलब होता है उबाल बिंदु, उबाल बिंदु। और गलनांक का मतलब होता है गलन बिंदु। गलन का मतलब गलना या कहो पिघलना शुरू कर देता। तो एक ऐसा तापमान जिस पर कोई वस्तु पिघलना शुरू कर देती है उसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गलनांक। या एक ऐसा तापमान जिस पर कोई वस्तु उबलना शुरू कर देती है वो क्या कहलाएगा, उसका क्वथनांक। या बेटा दूसरे शब्दों में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 होती है। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ इन दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, मतलब ठोस में भी पाया जाता है और किसमें पाया जाता है, द्रव। दोनों अवस्थाएं जिसकी एक साथ पाई जाती है वो बिंदु कौन सा, वो तापमान कौन सा होगा, वो उसका गलनांक होगा। जहां पर वो ठोस से किसमें बदलना शुरू हो जाए, द्रव में बदलना शुरू हो जाए, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है क्या कहलाएगा, उसका गलनांक कहलाएगा। और वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ किसमें परिवर्तित होना शुरू हो जाए, गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाए, वो उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। अगर मैं बात करता हूं, एक तो मैंने बात करी बराबर और दूसरी बात करी मैंने पानी। बेटा इनमें गलनांक किसका होगा और क्वथनांक किसका होगा ये बताना है कि क्वथनांक किसका होगा और गलनांक किसका होगा। गलनांक का मतलब क्या होता है, जिस पर ठोस किसमें बदलने लग जाए, द्रव में। यहाँ पर बर्फ बेटा कौन सी अवस्था में होती, ठोस अवस्था में। वो बर्फ किसमें बदलेगी, पानी में, मतलब ठोस किसमें बदला, द्रव में। इसका मतलब गलनांक हमेशा किसका होगा, बर्फ का। और पानी क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। जब इसको तापमान दोगे आप, इसको गर्म करोगे तो किसमें बदलेगा, भाप में बदलेगा, मतलब द्रव किसमें बदला, गैस में। तो इसका क्या होगा बेटा, इसका तो गलनांक था, अगले का क्या हो जाएगा, क्वथनांक होता है। ठीक आया समझ में कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। अब देखो हम आते हैं अपनी 1 केल्विन की परिभाषा पर। तो 1 केल्विन की परिभाषा बहुत आसान है याद करने में। तो होता क्या है, हमें वायुमंडल दाब की बात करनी। दाब का मतलब क्या होता है, देखो हमने पढ़ा होगा अपनी 10वीं क्लास में, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, मान लो ये मेरा हाथ है,
इस हाथ के इस क्षेत्रफल में बल लगा रहा हूं, ऐसे देखो दबाव दे रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, तो इस इकाई एकांक क्षेत्रफल पर देखो जहां पर मैंने उंगलियां केवल टच करी, इस पर जो बल लगेगा वो बल ही क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। तो एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर दाब कैसा होगा, सामान्य वायुमंडलीय दाब। और बेटा सामान्य वायुमंडलीय जो दाब होता है 1 एटीएम, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। इस पर देखो अपने पास दो होते हैं, एक तो जल और एक क्या होता है, बर्फ। अभी अभी मैंने आपको बताया था जल का हमेशा क्या होगा, पानी, मतलब जल का क्या होगा, क्वथनांक, और बर्फ का क्या होगा, गलनांक। तो जल का तो हम क्या लेंगे, क्वथनांक लेंगे, और बर्फ का क्या लेंगे, गलनांक लेंगे, और इन दोनों का क्या लेंगे, अंतर लेंगे, और उस अंतर में किसका भाग दे देंगे, 100 का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 केल्विन के बराबर। आई परिभाषा समझ में कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, कैसा दाब अपने पास, सामान्य वायुमंडलीय दाब है। इस सामान्य वायुमंडलीय दाब पर हम जल का तो क्या लेते हैं, क्वथनांक लेते हैं, और बर्फ का क्या लेते हैं, गलनांक लेते हैं, और दोनों का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। और उस अंतर का कौन सा भाग, 100वां जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है। तो क्या हुई केल्विन की परिभाषा, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक एवं बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100वां भाग क्या कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है। आसान सी परिभाषा थी, याद करने का तरीका, दाब कैसा था, सामान्य वायुमंडलीय दाब था, उस पर जल का क्या था, क्वथनांक था, बर्फ का क्या था, गलनांक था, और दोनों का क्या था, अंतर था, और अंतर का कौन सा भाग था, 100वां भाग। ये हो गई अपनी 1 केल्विन की परिभाषा थी। अब अगली परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखो बेटा 4 मूल मात्रक अपने पास आ चुके। पहला कौन सा था, लंबाई था, जिसका मात्रक क्या था, मीटर। दूसरा अपने पास क्या था, द्रव्यमान था, जिसका मात्रक क्या था, किलोग्राम था। तीसरा अपने पास समय था, जिसका मात्रक क्या था, सेकंड। चौथा अपने पास क्या आया, तापमान आया, जिसका मात्रक क्या था, केल्विन। अब बात करते हैं 5वां जो मूल मात्रक था वो कौन सा था, तो वो था विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक इसका होता है एम्पियर। तो अगली जो परिभाषा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम, 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखो बेटा अपने पास 2 तार, इनकी लंबाई कितनी है, अनंत लंबाई। कितनी लंबाई इनकी, अनंत लंबाई। तो ये 2 तार है जिनकी लंबाई कैसी है, अनंत है, और दोनों की दोनों कहां पर रखे हुए, निर्वात में रखे हुए। यानी कि निर्वात में अनंत लंबाई की 2 तार रखे हुए हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। यहां पर भी 1 मीटर, यहां पर नापोगे बीच की दूरी तो भी कितनी होगी, 1 मीटर। मतलब दोनों तारों के बीच की जो दूरी है वो समान है। इसका मतलब दोनों तार कैसे होंगे, जब दूरी समान रहेगी तो दोनों तार कैसे होंगे, समांतर। यानी कि निर्वात में 2 समांतर तार रखे हैं जिनकी लंबाई कितनी है, अनंत है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। जब हम इसमें क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इन तारों में क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा। दोनों तारों में हमने क्या प्रवाहित कर दी, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो यदि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति 1 मीटर लंबाई पर, ये लंबाई माना 1 मीटर है, तो इस प्रति 1 मीटर लंबाई पर यदि 2 गुणा में 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का क्या उत्पन्न हो, चुंबकीय बल उत्पन्न। कौन सा बल उत्पन्न हो, चुंबकीय बल उत्पन्न हो, तो जो धारा हमने प्रवाहित की है वो कितनी होगी, 1 एम्पियर हो। ठीक, दोबारा समझो परिभाषा को कि अपने पास निर्वात में कितने तार रखे हुए थे, 2 तार रखे हुए थे, जिनकी लंबाई कैसी थी, अनंत थी, और वो दोनों एक दूसरे के कैसे थे, समांतर थे। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो गैप था वो कितना था बेटा, 1 मीटर गैप था।
तो अगर ऐसे तारों में हम विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं तो विद्युत धारा प्रोवाइड करने पर प्रत्येक 1 मीटर पर यदि कितना बल उत्पन्न हो जाए, 2 गुणा में 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न हो जाए, तो जो धारा हमने प्रोवाइड की है वो कितनी होगी, 1 एम्पीयर। ये टुकड़ों में अगर पूरी एक बार में बोलोगे तो कैसे होंगे, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए 2 अनंत लंबाई के समांतर तारों जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि प्रत्येक 1 मीटर पर 2 गुणा में 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर का चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, तो जो धारा प्रवाहित की गई वो कितनी होती है बेटा, 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये अपनी अगली परिभाषा हो गई किसकी, 1 एम्पीयर की। हमने कितनी पढ़ ली, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकंड, 1 केल्विन और 1 एम्पीयर, मतलब 5 परिभाषाएं पढ़ ली। देखो कुल 7 मूल मात्रक थे, 5 मूल मात्रकों की हमने क्या पढ़ ली है, परिभाषा। छठा जो अपने पास मूल मात्रक होता है, तो छठे मूल मात्रक की हम बात करते हैं तो देखो छठा मूल मात्रक होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है मोल। तो अगली परिभाषा हम किसकी पढ़ेंगे, 1 मोल की परिभाषा पढ़ेंगे। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे अगली, हम 1 मोल की परिभाषा पढ़ेंगे। और 1 मोल की परिभाषा अपने पास क्या होगी, देखो तो एक परमाणु होता है, कौन सा परमाणु होता है, कार्बन परमाणु। ठीक है, कार्बन परमाणु का किससे लिखते हो, सी से लिखते हो, या 6C12। 6 क्या है इसका परमाणु क्रमांक, 12 इसका क्या है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार बोल सकते हो। ठीक है, इस कार्बन परमाणु की अगर बात करूं कि 0.012 किलोग्राम में, कितने में भाई, 0.012 किलोग्राम में जो अणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो 1 मोल होती है। यानी कि कार्बन परमाणु के 0.012 किलोग्राम में जो अणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 मोल होती है। तो ये किसकी परिभाषा हो गई, 1 मोल की परिभाषा हो गई कि अपने पास जो कार्बन परमाणु होता है यदि हम उसका कितना लें, 0.012 किलोग्राम लें उसका, तो उसमें जितने अणु होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो 1 मोल के बराबर। ठीक है, ये अपनी हो गई छठे मूल मात्रक की परिभाषा। सातवां जो मूल मात्रक अपने पास होता है वो 7वां मूल मात्रक कौन सा होता है, तो वो होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है, प्रदीपन तीव्रता बोल दो या उसको क्या बोल दो, ज्योति तीव्रता। तो अगला जो अपना ऐसा ही मात्रक होता है, मूल मात्रक होता है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। तो अगली जो परिभाषा है वो किसकी पढ़ेंगे, वो कैंडेला की पढ़ेंगे। तो अगली परिभाषा आएगी अपने पास 1 कैंडेला। अब बात करते बेटा कैंडेला की परिभाषा। अब तक जो परिभाषा हमने पढ़ी उसमें कैंडेला की परिभाषा सबसे कठिन होता क्या है, कैंडेला जो होगा वो किसी भी दिशा में 540 गुणा में 10 की पावर 12 हर्ट्ज ये आवृत्ति होती है। क्या होती है, आवृत्ति। मतलब 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, अगर कोई वस्तु कंपन करती है तो 1 सेकंड में वो जितने कंपन करेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाती है। तो किसी दिशा में 540 गुणा 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति की क्या होती है, ज्योति तीव्रता होती है। कौन होती है ये, कैंडेला। कैंडेला जो है वो किसी दिशा में 540 गुणा में 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति की क्या होती है, ज्योति तीव्रता होती है। जो उसी दिशा में किसमें, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, जो उसी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेयर रेडियन तीव्रता का
एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करती है। ये होती बेटा एक कैंडेला की परिभाषा। एक कैंडेला जो होता है वो है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक, लेकिन उस ज्योति तीव्रता की आवृत्ति कितनी होती है किसी दिशा में, तो होती है 540 गुणा में 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। इस आवृत्ति का वो क्या होता है, ज्योति तीव्रता होती है, जो उसी दिशा में जिस दिशा की हम बात कर रहे थे उसमें 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन तीव्रता का क्या करती है, एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करती है। एक वर्णीय, वर्णीय का मतलब होता है वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, यानी कि उस दिशा में एक रंग का वो क्या उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। ये बेटा किसकी परिभाषा हो गई, एक कैंडेला की परिभाषा। हमने सातों मूल मात्रकों की परिभाषा पढ़ ली है। 7 मूल मात्रक कौन कौन से जो हमने पढ़े हैं, तो बेटा 7 मूल मात्रक की अगर हम बात करते हैं, पहला होता है लंबाई भौतिक राशि का जो होता है मिलीमीटर। दूसरा जो हमने पढ़ा है वो किसका है, द्रव्यमान का जो क्या होता है केजी किलोग्राम। तीसरा होता है समय का, समय का क्या होता है सेकंड। चौथा किसका पढ़ा है, तापमान का, और तापमान का क्या होता है केल्विन। पांचवा किसका पढ़ा है हमने, विद्युत धारा, और धारा का क्या होता है एम्पियर। छठा किसका था, पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है मोल। सातवां क्या पढ़ा है हमने, ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का क्या होता है कैंडेला। ये 7 मूल मात्रक थे, और 2 होते हैं पूरक मात्रक। वो कौन कौन से थे, समतलीय कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, और दूसरा कौन सा था, घनीय कोण या ठोस कोण, और इस घनीय कोण का मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन। ये ऐसा ही पद्धति के 7 मूल मात्रक थे, और 2 कौन से मात्रक थे, पूरक मात्रक थे। हमने 7 मूल मात्रकों की परिभाषा पढ़ ली, मतलब 1 मीटर की पढ़ ली, किलोग्राम की पढ़ ली, सेकंड की, केल्विन की, एम्पियर की, मोल की और कैंडेला की। ठीक, अगली क्लास में बेटा हम समतलीय कोण जो अपने पास जो पूरक मात्रक होते हैं इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मापन पढ़ेंगे। देखो मात्रक हमने पढ़ लिया कि मापते कैसे हैं, किससे मापते हैं, मतलब अगर हमें लंबाई को मापना है तो उसका लिए ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर हो गया। तो मापते किससे पढ़ ले, इसके अलावा भी इसके और भी मात्रक होते हैं। तो लंबाई की और भी मात्रक होंगे मीटर के अलावा, द्रव्यमान की और भी होंगे किलोग्राम के अलावा, समय की और भी होंगे किसके अलावा, सेकंड के अलावा। तो हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, इन दोनों की परिभाषा पढ़ेंगे, समतलीय कोण और घन कोण की परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनके अन्य व्यवहारिक मात्रक पढ़ेंगे जो सामान्य जीवन में हमारे अन्य मात्रक काम में आते हैं, किसके, लंबाई, द्रव्यमान, समय की। तो इन अन्य मात्रकों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।